दोनों इसी रोज शाम को एक मखसूस मकाम पर इकट्ठे हुए थे जहां वो अमूमन मिला करते थे। ये मुलाकात इतनी नेचुरल थी कि अगर कोई एजेंसी फैसल पर नज़र रखे हुए भी थी तो भी इसे कभी इल्म ना हो पाता कि मिलने वाला इसका साथी है। हाँ मेरे दोस्त, मुतमईन रहो, अभी हमने भी पुराना कर्ज चुकाना है। मैंने अभी तक अपने नौजवान भाई हमाद की शहादत का गम नहीं भुलाया, इन हज़ारों शहीदों का दुख नहीं बुलाया जिन्हें सहूनी दरिंदों ने महज इसलिए मार डाला था कि वो एक गैरतमंद ज़िंदगी जीना चाहते थे। मैं खुदाए वादा शरीक की कसम खाकर कहता हूँ कि इन सब का इंतकाम लूँगा। इस वक्त तक जंग जारी रखूँगा जब तक कि इनके रास्ते पर चलते हुए खुद भी जामे शहादत का जाम न पी लूँ। हम आज ही से इस मिशन का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात या तो इस वक्त होगी जब हम अब तक मोसाद की नज़र में आ जाने वाले चारों दरिंदों को मौत की गहरी नींद न सुला दें, या फिर खुदा के दरबार में मिलेंगे। खुदा हाफिज़, वो चला गया। फैसल को कोई अनहोनी ताकत यकीन दिला रही थी कि फ़लस्तीन के इस फर्जंद ने जो कहा है वो ज़रूर कर दिखाएगा। इसका ताल्लुक भी अरबों की इसी नौजवान नस्ल से था जो बहर सूरत यहूदियों की बर्बादी की ख्वाह थी, लेकिन बुज़दिल हुक्मरानों और बेगैरत बादशाहों के चंगुल में फंसी उम्मत मुसलमा के ये बेबस नौजवान सिवाय खून के घूंट पीने के और कुछ नहीं कर सकते थे। ये अलग बात है कि नफरत का एक अलाव इनके अंदर दहक रहा था और सहूनी दरिंदे भी जानते थे कि जिस रोज़ यह आतिश फिशां फटा तो इन सब को खशो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा, उन्हें इस तरह जलाकर राख कर देगा कि जैसे उनका वजूद कभी था ही नहीं। अबू अहमद को इस बात की खुशी ज़रूर हुई थी कि मिल्लत इस्लामिया के किसी मुल्क के हुक्मरान तबके में कोई एक ऐसा फ़र्द तो मौजूद है जिसने तमाम मुसलहतें बालाए ताक रख कर इसे कहा था कि वो मोसाद के इन दरिंदों को चुन चुन कर मार डालेगा। और सबसे बढ़कर ये बात कि वो इस सिलसिले में इनकी सिर्फ ज़ुबानी और इखलाकी ही नहीं बल्कि मादी मदद भी कर रहा था। यह अलग बात है कि अबू अहमद नहीं चाहता था कि इराकी हुकूमत के एक सफारतकार की हैसियत से कभी फैसल का नाम बरतानवी इंटेलिजेंस की इस लिस्ट में शामिल हो, जिसमें आने के बाद किसी भी मरहले पर इसे नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क से निकाल दिया जाए, क्योंकि ऐसे किसी दोस्त की मौजूदगी यहाँ ज़रूरी थी। वापसी का सफ़र हारिस और इसके साथियों ने 2 टोलियों में किया था। हारिस तो अपनी कार में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया, जबकि इसके तीनों साथी एक दूसरी कार में जो इससे पहले ही एक और ब्लॉक में खड़ी की गई थी अपने ठिकानों पर जा रहे थे। हारिस को इल्म था कि इराकी इंटेलिजेंस ने इसे पहचान लिया था, लेकिन वो इस खदशे को कभी खातिर में ही ना लाया। इसका ताल्लुक एक मुतकब्बर और बज़्म ख्वाहिश खुद को दुनिया के अरफा तरीन कौम समझने वाले मुल्क से था। वो यहाँ एक इसराइली तिजारती फर्म के सरबराह की हैसियत से क़याम पजीर था, और जो स्टेटस इसे हासिल था इसके बाद बरतानवी हुकूमत भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई से पहले मुतअद्दिद मरतबा सोचती। अपने किसी भी जुर्म का निशान छोड़ने के ये लोग कायल नहीं थे। जिस किसी से ऐसा जुर्म सरजद होता है इसको फ़ौरन गायब कर दिया जाता है। यहूदी लाबी ने दुनिया के हर मुल्क ख़ुसूसन मगरबी ममालिक के प्रेस को अपने काबू में कर रखा था। अपनी मजलूमियत का ढोल पीट पीट कर उन्होंने आसमान सर पर उठा रखा था। वो जानते थे कि मुसलमानों के लिए गैर मुस्लिमों के दिलों में मौजूद कुदरती नफरत को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अमली मज़ाहिर उन्होंने किए थे। हर मुसलमान को जो यहूदियों की असलियत बेनकाब करने पर तुल जाए दहशत गर्द करार देता है। फिर इस खुद साख्ता दहशत गर्द का मुसलसल प्रोपेगेंडा और मगरबी प्रेस जिस पर यूं भी इनका कंट्रोल था, इस प्रोपेगेंडे की मुसलसल तशहीर के बाद उन्होंने मुसलमानों को इस काबिल छोड़ा ही नहीं था कि इनकी किसी बात पर दुनिया को यकीन आ जाए। इसके बरक्स मुसलमानों की हालत ये थी कि वो गफलत की नींद ना जागने वाली नींद सो रहे थे। मुसलमान सफारतकार यहूदी फाहिशाओं के बिछाए जाल में बड़ी खुशी से फंसे हुए थे और इसको ज़िंदगी का हासिल समझकर और बेखबरी के जहन्नुम में गर्क होते जा रहे थे। हारिस जानता था कि इराकी सफारत खाने की तरफ से ऐसी किसी भी शिकायत पर कि हारिस का ताल्लुक मोसाद से है और इसने किसी इराकी तालिबा को कत्ल किया है, बरतानवी हुकूमत कभी कान न धरती, क्योंकि ऐसी किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करने से पहले वो लोग इसराइली वजारत खारजा से रुजू करते, जहाँ से मामूल का जवाब इन्हें मिल जाता है कि अरबों के नज़दीक हर यहूदी ख़ुसूसन जिसका ताल्लुक इसराइल से है मोसाद का एजेंट और दहशत गर्द है, और अरब दरअसल ये प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए करते हैं। मगरबी ममालिक की हर हुकूमत के इल्म में ये बात भी थी कि किसी इसराइली शहरी के खिलाफ कार्रवाई पर इसराइली हुकूमत इनके लिए किस नौइयत की मुश्किलात खड़ी कर सकती है। मोसाद का कैटसा इत्मीनान से अपने घर में दाखिल हुआ। इसने टीवी का स्विच ऑन करने के बाद अपने लिए एक बड़ा पैक तैयार किया और टेलीफोन पर एक नंबर घुमाने लगा।
रात ढलने तक मलिहा इसके पास मौजूद थी। दोनों ने मिलकर मोसाद की फतह और फ़हीमा की मौत यानी इराकी इंटेलिजेंस की नाकामी का जश्न मनाया और जिनसियत के तूफान में बहते चले गए। सुबह मलिहा की आंख दूध देने वाले की घंटी की आवाज़ पर खुली। इसने अपने पहलू में लेटे हारिस को जगाकर इतलाई घंटी से मुतला किया, दूध वाला है। मैं खाली बोतलें रखनी भूल गया था, ज़रा किचन से खाली बोतलों का क्रेट बाहर रख दो और भरी हुई बोतलें ले आओ। इसने नींद से बोझल आवाज़ में मलिहा से कहा और करवट बदल कर सो गया। मलिहा ने अपने नंगे जिस्म पर गाउन डाला और नींद से बोझल आंखों के साथ दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाजे की झुरी से इसने देखा कि वाकई एक नौजवान जिसने दूध सप्लाई करने वाली कंपनी का लिबास पहना हुआ था वहां मौजूद था। मलिहा, जिस पर अभी तक शराब और शहवानियत का गलबा था, बड़ी हिम्मत से किचन से खाली बोतलों का क्रेट उठाकर लाई थी। इसने जैसे तैसे वही क्रेट दरवाजे से बाहर रख दिया था। अभी बमुश्किल वो सीधी हुई थी जब इन नौजवान ने पहलू से अंदर दाखिल होकर इसके मुंह पर हाथ जमा कर इसे अंदर खींच लिया। मलिहा को जब तक होश आया, पिस्तौल की ठंडी नाली इसकी कनपटी से चिपक गई थी। खबरदार, आवाज़ न निकालना, इसके कान में जहरीली आवाज़ आई। मलिहा का डर के मारे नीचे का सांस नीचे और ऊपर का ऊपर रह गया था। इस दरमियान दूसरे नौजवान ने खाली बोतलों का क्रेट बाहर रखा और भरा हुआ अंदर ले आया। अब अगर दूध वाला आ भी जाता तो मामूल के मुताबिक खाली बोतलें उठाकर भरी हुई रख कर चला जाता। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। चलो इस कुत्ते के पास, इस नौजवान ने फंकारते हुए मलिहा से कहा। मलिहा के मुंह से हाथ उठाकर उन्होंने इसे धक्का देकर आगे कर दिया था। मौत की आमद से बेखबर हारिस की आंख मलिहा के इस पर गिरने से खुली थी। अंदर दाखिल होने वाले नौजवानों ने इसे धक्का देकर हारिस पर फेंका था। बिजली की स्फूर्ति से वो उठकर बैठा था। सहमी हुई मलिहा एक कोने में जम कर रह गई थी। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? हारिस ने ओसान कायम किए। इसकी आवाज़ से घबराहट जाहिर नहीं हो रही थी। मेरे ख्याल से दोनों सवालात के जवाबात भी तुम्हें मालूम हैं। एक नौजवान ने पिस्तौल इसकी तरफ लहराते हुए कहा। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी है। तुम बकवास कर रहे हो। तुम जानते हो कि हमें गलतफहमी होती है, न खुशफहमी। अलबत्ता तुम्हें हमारे मुतल्लिक ज़रूर गलतफहमी रहती है कि हम शायद बेबस परिंदे हैं जिन्हें तुम जब चाहो शिकार कर लोगे। तुम सारी दुनिया को अपनी बाप की जागीर समझते हो। मिस्टर हारिस, या तुम जो कोई भी हो, मरने से पहले सिर्फ एक बात जान लो कि हम इराकी लड़की की मौत का इंतकाम लेने नहीं आए। हम तो अपने इन हज़ारों बेगुनाह और मजलूम साथियों का इंतकाम है जिन्हें तुमने मार डाला है और जिनका कत्लेआम तुम गुज़श्ता 50 साल से बेदरेक कर रहे हो। हम तुम्हारे आकाओं को बता देना चाहते हैं कि अभी हम मरे नहीं, जिंदा हैं। इस नौजवान ने हारिस की बात काटते हुए कहा था। तुम्हारा ताल्लुक शायद फ़लस्तीन से है और तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम्हारे साथियों से मेरी हुकूमत कितना बड़ा इंतकाम लेगी। हारिस ने डूबते हुए तिनके का सहारा लेना चाहा। अच्छा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फिर हम तुम्हें नहीं मारते, लेकिन इसके बाद इस बात की क्या ज़मानत है कि तुम्हारी हुकूमत ऐसा नहीं करेगी? नौजवान ने इसे लाजवाब कर दिया था। तुम अपने लिए गड़ा खोद रहे हो, हारिस ने गुस्से से फंकारते हुए कहा। इस अचानक पेश आमदा सिचुएशन ने इसे बेबस और बावला कर दिया था। यह एहसास कि वो बेबसी की मौत मरने वाला है, इसका खून खोलाने के लिए काफ़ी था। इसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इस तरह सोते हुए दुश्मन इसे निशाना बना लेगा। हम अपने लिए गड़ा खोद चुके हैं, लेकिन आज तुम जहन्नम वासिल होने जा रहे हो। और एक बात और सुन लो, हम तुम्हारे साथ मुनाफिकत नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि तुमने हमेशा की तरह इराकी लड़की की मौत को भी नेचुरल बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। वो लड़की जिंदा है, हारिस ने फिर संभाला लिया। ये तो और भी बुरी बात है, अब हमें तुम्हारे बाद इसे भी मारना होगा। ये कहते हुए दूसरे नौजवान ने, जो इस दरमियान अपने पिस्तौल पर लंबे ओवरकोट की जेब से साइलेंसर निकाल कर फिट कर चुका था, पिस्तौल फायरिंग की पोजीशन में इसकी तरफ सीधा कर लिया। अचानक ही हारिस के पाँव में जैसे स्प्रिंग लग गए थे। इसने अपनी दानिश में ज़मीन से उड़कर इन दोनों पर गिरने की कोशिश की थी, लेकिन हमलावर भी इस मैदान में नए नहीं थे। वही नौजवान जिसने पिस्तौल पर साइलेंसर फिट किया था अपनी जगह से ज़रा सदाएं हटा और ज़मीन पर गिरने तक इसने 2 गोलियां हारिस के पहलू में उतार दी थी। इसके पहलू से खून का फुआरा उछला और कालीन में जज़ब होने लगा। इस दरमियान दूसरे नौजवान ने इसकी गर्दन पर पाँव रख दिया था। बहुत चालाक बनते हो, ये कहते हुए पहले ने एक और गोली इसकी खोपड़ी में मारी और दोनों परे हट गए। हारिस चंद लम्हे माही बेआब की तरह तड़पा और ठंडा हो गया। मलिहा के लिए ऐसे मनाजिर कोई अनहोनी बात नहीं थी, लेकिन खौफ से इसके बदन पर लर्जा तारी हो गया था। वो कपकपाते हुए सोफे पर गिर पड़ी थी। मेरा ताल्लुक बैरूत से है और मैं सिर्फ जिस्म फरोश औरत हूँ। तुम इंक्वायरी कर सकते हो, मुझे इल्म नहीं कि ये कौन है।
मैं इसे सिर्फ अपना गाहक समझती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। इसने सोफे पर ढेर होते हुए इनसे कहा था, तुम जो कोई भी हो, हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते, ये मर्दानगी तो नहीं है। अगर तुम इसको जानती भी थी तो इसके वारसों को बता देना कि हमारा ताल्लुक ब्लैक सितंबर से है और दुनिया के जिस कोने को भी वो चाहे मैदान जंग के लिए चुन लें, हम इंशाल्लाह हर जगह उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इनकी हर गोली का जवाब गोली से देंगे, दूसरे नौजवान ने कहा। दोनों ने दूध की एक बोतल इसे पीने के लिए दी थी। मलिया जानती थी कि इसे ये दूध पीना ही पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं तो ये लोग जबरदस्ती पिला देंगे। कपकपाते हाथों से इसने दूध की बोतल थाम ली और एक एक घूंट हलक में उतारने लगी। अभी बमुश्किल 5-6 घूंट ही पिए थे जब इसे अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। इसके साथ ही इसकी गर्दन ढलक गई। मलिहा बेहोश हो गई थी। दोनों ने इसे पलंग पर लिटाया, टेलीफोन के तार काटे और जिस तरह चुपचाप आए थे इसी तरह वापस लौट गए। बाहर मौजूद दूध की खाली बोतलें भरी जा चुकी थी, लेकिन दूध फरोश को इल्म न हो सका कि इस घर के मकीनों पर क्या कयामत टूट बैठी है। डेविड ने अपने दूसरे साथियों को अपने ठिकाने पर छोड़ा और अब अपने ठिकाने की तरफ जा रहा था। इसने अपनी रिहाइश लंदन के कसीर आबादी वाले इलाके ऑल गेट में रखी हुई थी, जहां मकानों की एक कतार के ऐन दरमियान इसका घर था। इसने यहाँ नज़दीक ही अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाया हुआ था, जहां पब्लिशिंग का छोटा मोटा धंधा चल रहा था। इस धंधे की आड़ में वो मोसाद का घिनौना खेल जारी रखे हुए था। अपने घर तक वो बड़े इत्मीनान से आया था। रात इसने जी भर के शराब पी और चैन की नींद सो गया। ये इसकी जिंदगी का पहला कत्ल नहीं था। ऐसे दर्जनों कत्ल इसने अपने हाथों से किए थे और एक दौर ऐसा भी गुजरा था जब वो तलुबैब के एक हुकूमत खाने का इंचार्ज था, जहां मुश्तबा फ़लस्तीनी नौजवानों को तफ्तीश के लिए लाया जाता था। वो अपने हाथों से इनके जिस्मों से नाखून अलहदा किया करता था। मोसाद ने इसे अपने खसूसी दस्ते में इसकी काबिलियत को देखकर शामिल किया था। इसे किसी को भी कत्ल कर देने का नशा था। मामूल के मुताबिक सुबह देर हो गई, इसकी आंख खुली और अब वो उठकर किचन तक आया था। चाय का कप हलक में उतार कर इसे कदरे होश आया और अब वो बाथरूम की तरफ जा रहा था। अचानक ही इतलाई घंटी बजी। इसके कान खड़े हो गए। इस वक्त सिवाय मामूल की डाक के और कुछ नहीं आता था। डाकिये की आदत थी कि वो डाक फेंकने के बाद घंटी बजाया करता था, लेकिन आज 2-3 घंटियां यके बाद दीगरे बजी तो इसका माथा ठनका। कोई खतरा। इसने कुछ सोचते हुए अंदर मौजूद इंटरकॉम का बटन दबाकर बाहर मौजूद शनाख्त दरियाफ्त की। गैस कंपनी जवाब मिला। इसे याद आ गया कि ये महीने का आखिरी हफ्ता था जिसमें कंपनी के लोग मीटर चेक करने आते हैं, जो इसके मकान की बेसमेंट में नस्ब था। दरवाज़ा खोलते हुए इसने बतौर एहतियात झुरी से देख लिया था। बाहर एक खूबसूरत लड़की हाथ में बिल लिए सर पर गैस कंपनी की टोपी रखे खड़ी थी। इसके बाल टोपी से बाहर लहरा रहे थे। इतनी खूबसूरत लड़की देखकर डेविड की रॉल यूं ही टपकने लगी थी। इसने बेफिक्री से दरवाज़ा खोल दिया। लड़की ने बाहर के मौसम के पेश नज़र नीले रंग का रेन कोट पहना हुआ था। इसने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहा था। गुड मॉर्निंग, डेविड ने भी दांत निकालते हुए कहा। लड़की अंदर दाखिल हो गई जबकि डेविड इसकी तरफ पुश्त किए दरवाजे को डबल लॉक लगा रहा था। इसने सिर्फ बुनियान और निक्कर पहन रखी थी और बिस्तर से अभी उठा था। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके लड़की को एक जुमाइनी सा फिक्रा कहने के लिए इसकी तरफ घूमा और अपनी जगह जम कर रह गया। लड़की ने हाथ में साइलेंसर लगा पिस्तौल थाम रखा था। शायद इसने ये पिस्तौल अपने लंबे रेनकोट की जेब से निकाला था। तुम तो मुझे मार डालोगी, ये कहते हुए डेविड ने अपना एक कदम ही बमुश्किल अपनी जगह से आगे बढ़ाया था। अचानक ही 3-4 गोलियां इसके सीने और पेट में अंगारों की तरह दहकने लगीं। क्यों नहीं, तुम जिंदा रहे तो न जाने और कितने बेगुनाह मारे जाएंगे। ये आखिरी फिक्रा था जो इसने लड़की के मुंह से सुना था। इसने पिस्तौल से साइलेंसर खोलकर अलग किया और जिस तरह अंदर आई थी इसी तरह बाहर निकल गई। बाहर जाने से पहले वो दरवाज़ा लॉक करना नहीं भूली थी। दरवाजे के बाहर कुछ फासले पर खड़ी कार में मौजूद एक अरबी नौजवान ने इसकी तरफ देखकर चाबी घुमाई और कार इसके नज़दीक ले आया। अगला दरवाज़ा खोलकर वो इत्मीनान से इसके साथ बैठ गया। डन, इसने अगली सीट पर बैठते ही नौजवान को हाथ के अंगूठे के मखसूस इशारे से बताया। वेल डन। नौजवान के चेहरे का तनाव अचानक ख़त्म हो गया था। वो बड़े इत्मीनान से कार चलाता मोटरवे तक आ गया था। जल्द ही दोनों शहर से बाहर निकल आए। इस दरमियान लड़की ने अपना कोट और टोपी उतार कर अपने कदमों में धरे बैग में रख लिया था और अब वो दोनों खलंडरे नौजवानों की तरह मामूल की गुफ्तगू करते मोटरवे की सीमत सफ़र कर रहे थे जो इन्हें मैनचेस्टर की तरफ ले जाती। नौजवान ने लड़की को वहाँ ड्रॉप करके लंदन वापस आना था। दोनों फ़लस्तीनी और अबू अहमद के साथी थे जिन्होंने अपना काम बखैर खूबी अंजाम दिया था।
रास्ते में एक सर्विस पर रुककर उन्होंने चाय और स्नैक्स खाए। फिर नौजवान ने यहीं से फोन करके अपने किसी साथी खालिद को मिशन की कामयाबी का मुद्दा सुनाया और मुबारकबाद वसूल करके वापस आ गया था। शाम ढलने से पहले वो अपनी साथी लड़की को मैनचेस्टर में ड्रॉप करके वापस लंदन आ गया था। दोनों ने ऐसा बंदोबस्त कर रखा था कि इनके अपने ठिकानों से गायब होने का शक ही नहीं किया जा सकता था। लंदन में ह्यूस्टन के नॉर्थ आइल्डन की जिस बिल्डिंग के सामने डेविड ने इन दोनों को उतारा था वो इस ब्लॉक के आखिरी कोने में वाक़ थी। दोनों मकामी गुंडे और मोसाद के नमक हराम थे। खुदा जाने मोसाद को किस तरह इनके यहूदी होने की इत्तला मिल गई थी, जिसके बाद से दोनों को काबू कर लिया गया था। गुज़श्ता 10 साल से वो मोसाद के लिए खिदमात अंजाम दे रहे थे। इस दरमियान उन्होंने मोसाद के हुक्म पर बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों बेगुनाहों को गुमनामी की मौत मारा था। दोनों मकामी जुआ खाने के मालिक थे। हाल ही में उन्होंने एक पब भी खरीद लिया था और अब खासे मसरूफ़ रहते थे। पहले वो खुद गुंडे थे, लेकिन अब कई गुंडे इनके दस्तरखां पर पल रहे थे। बेगुनाहों को अजियतनाक और गुमनामी की मौत मारना वो अपना मजहबी फरीज़ा ख्याल करते थे। उन्हें मोसाद ने पढ़ा दिया था कि यहूदी होने के नाते वो कायनात की आला तरीन मखलूक हैं और वही बेहतर फैसला कर सकते हैं कि किसे ज़िंदा रहना चाहिए और किसे मरना चाहिए। सुबह मामूल के मुताबिक दोनों उठे और दोपहर को मामूल के मुताबिक अपने काम पर चले गए। दोनों ने सारा दिन इत्मीनान से गुजारा। एक पब पर और दूसरा अपने जुए खाने पर काम करता रहा। रात को वो दूसरे पैर घर वापस आया करते थे। दोनों इकट्ठे रहते थे, इसलिए वापस भी एक ही गाड़ी में आया करते थे। कार चलाते हुए वो शराब नोशी नहीं करते थे। दोनों ने अपने कुछ असूल बना रखे थे जिन पर वो सख्ती से कारबंद थे। ये असूल भी उन्हें मोसाद की तरफ से पढ़ाए गए थे और तलकीन की गई थी कि अगर उन्होंने इनमें से किसी एक की भी खिलाफ वर्जी की तो वो दुश्मन के हाथों मारे जाएंगे। अगर दुश्मन ने छोड़ दिया तो मोसाद उन्हें मार डालेगी, क्योंकि वो अपने किसी भी राज का तश्ते अज़बाम होना इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। यूं भी ताज़ा वारदात के बाद कुछ अरसे के लिए वो खासी शरीफाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे। दोनों ने दिन में गुजरने वाले वाक़यात पर तबादला ख्याल किया और बातें करते घर तक आ गए। घर का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुए और दरवाज़ा दोबारा लॉक करके अपने सिटिंग रूम तक आए। यहीं दोनों थोड़ी देर बैठने के बाद अपने अपने बेडरूम में चले जाया करते थे। इस शहर में इनकी बेशुमार गर्लफ्रेंड्स थीं, लेकिन अभी उन्हें कम से कम एक हफ्ता बड़े आराम से गुजारने का हुक्म मिला था। यह हुक्म अगर बरतानवी पुलिस की तरफ से होता तो वो कभी खातिर में न लाते, लेकिन मोसाद के किसी हुक्म की हुक्मअदूली का वो तस्वुर भी जीते जी नहीं कर सकते थे। सिटिंग रूम में दाखिल होने से पहले उन्होंने बाहर ही मौजूद बटन दबाकर अंदर की लाइट जलाई और दरवाज़ा खोलकर एक दूसरे के ताकुब में अंदर आ गए थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, इनके अकब में दरवाज़ा बंद हो गया। अब पोजीशन ऐसी बन गई थी कि दो मुसल्ले नकाब पोश इनके सामने खड़े थे और तीसरे ने दरवाजे के साथ पोजीशन ले रखी थी। शायद वो दरवाजे के साथ ही लगकर खड़ा था और इस बात का मुंतज़िर था कि जैसे ही अंदर दाखिल हो वो दरवाज़ा बंद करे। इस बात का इल्म इन्हें मरने तक ना हो सका कि ये लोग किस रास्ते और कब अंदर आए थे, कितनी देर से छुपे इनका इंतज़ार कर रहे थे। खुशामदीद दोस्तों, तुमने बड़ा इंतज़ार करवाया। सच्ची बात तो ये है कि अगर कुछ और देर तुम ना आते तो हमें तुम्हारे ठिकानों पर जाना पड़ता। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया कि हमें इस ज़हमत से बचा लिया। इनकी पुश्त से आवाज़ आई। दोनों के लिए परेशान कुन बात यह थी कि तीनों हमलावरों ने ना सिर्फ मास्क पहन रखे थे बल्कि इनकी पिस्तौलों पर साइलेंसर भी फिट थे। पागल हो गए हो क्या? इनमें से एक ने संभल कर कहा। हाँ, हम पागल हो गए हैं और इसी पागलपन में तुम्हें मौत की नींद सुलाने आए हैं ताकि तुम्हारे बदमाश मालिकान को इल्म हो सके कि इनका वास्ता ऐसे मजलूमों से है जो पागलपन में कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। सामने खड़े नौजवान ने कहा, भाग जाओ। दूसरे बदमाश ने इस तरह हाथ हिलाया जैसे मक्खी उड़ा रहा है। ठीक है, अगर तुम हमारे भागने की इतनी जल्दी है तो तुम्हारी मर्जी। हम तो चाहते थे कि तुम मरने से पहले कम से कम शराब नोशी ही कर लो। इस तरह तुम्हें यह इत्मीनान तो रहेगा कि तुमने मोसाद के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर ली थी। कहीं यह हसरत ही दिल में ना लेकर मर जाना। अकब से आवाज़ आई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ समझाया। ठीक है, तुम खासे मेहरबान कातिल नजर आते हो। अगर तुम लोगों ने हमें मारने का फैसला कर ही लिया है और कुछ बताना भी नहीं चाहते तो कम से कम हमें एक एक पैग तो पी लेने दो। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी चाहिए। एक बदमाश ने कहा। ओके, कहाँ है शराब? हम खुद ले आते हैं। आप लोग कहाँ ढूंढते फिरेंगे? तुम इसकी फिक्र ना करो, हम ढूंढ लेंगे, नकाब पोश ने कहा। दरअसल हमें घर में शराब रखने की आदत नहीं, पब तक जाना होगा। एक बदमाश ने मक्कारी दिखाई।
अफसोस, फिर तुम शराब पिए बगैर मर जाओगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती और हम अपना काम मुकम्मल किए बगैर जा नहीं सकते। जवाब मिला। ये तो ज़्यादती है, उन्होंने एहतजाज किया। मजबूरी है, जवाब दिया गया। मेरे ख्याल से शायद हमारे फ्रिज में कोई बोतल मौजूद हो, मैं देखता हूँ। एक बदमाश ने कहकर आगे बढ़ना चाहा। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ढेर कर देंगे। इस मर्तबा अकब से बोलने वाले नकाबपोश की आवाज़ में कहर बरस रहा था। ठीक है, तुम हिला दो। बिलाखिर उन्होंने हथियार डाल दिए। अकब वाला नकाबपोश बाहर निकल गया। इसने मुल्हिका किचन से फ्रिज में रखी बोतल निकाली और जेब से शीशी निकालकर इसमें तेज जहर उंडेल दिया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो इसके हाथ में शराब और सोडे के साथ साथ 2 खाली गिलास भी थे। इस दरमियान दोनों बदमाश खून के घूंट पिए खामोशी से दोनों मुसल्ले नकाबपोशों को घूरते रहे, जिनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं और वो पलके झपकाए बगैर इन पर नजरें जमाए खड़े थे। अपने लिए पैक खुद ही तैयार कर लो, क्या याद करोगे किन लोगों से पाला पड़ा है। हालांकि तुमने कभी किसी को इतनी मोहलत भी नहीं दी। नकाबपोश ने कुछ फासले पर रखी मेज पर सब कुछ रखकर दोबारा पोजीशन संभाल ली। एक आदमी जाम तैयार करके दूसरे को देगा, तुम जाओ। इसने एक बदमाश को इशारा किया। बदमाश ने बेबसी से अपने साथी की तरफ देखा। 2 पैक तैयार किए, एक अपने साथी को थमाया, दूसरा खुद थामा। दोनों ने जाम टकराए और एक ही सांस में गटागट पी गए। इसमें जहर मिला है, मैंने बाहर मिला दिया था। तुम 1.5 मिनट बाद मर जाओगे, बच सकते हो तो बच जाओ। अकब से आवाज़ आई। दोनों को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। तीनों नकाबपोश इसी तरह कमरे से बाहर आ गए थे। अभी उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बमुश्किल बंद ही किया था जब उन्हें एक के धड़म से गिरने की आवाज़ आई। दोनों जोरदार आवाज़ों में गालियां बक रहे थे। नकाबपोशों के बाहर आने तक गालियों की आवाज़ भी बंद हो गई थी। सरीउल असर जहर अपना काम कर गया था। इनके एक साथी ने बोतल में मौजूद शराब कमोड में बहाकर फ्लैश चला दिया था। अब यूं लग रहा था जैसे उन्होंने खुदकुशी करने के लिए खुद ही शराब में जहर मिला लिया है। तीनों ने अपने नकाब उतार कर जेबों में ठोंसे और बाहर पार्क की गई 2 गाड़ियों में अलग-अलग मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इनके एक साथी ने ह्यूस्टन से बाहर आकर सड़क के किनारे मौजूद फ़ोन बूथ से फ़ोन करके किसी खालिद को मिशन की कामयाबी की इतला दी थी, जिस पर दूसरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। इसराइली कौंसलेट की रगों में खोलता हुआ खून इसकी नसें तोड़ दे रहा था। गुस्से और नफरत से इसको अपना वजूद दहकता हुआ महसूस हो रहा था। आज तक ऐसी हजीमत का मुंह इन्हें कभी नहीं देखना पड़ा था जिस जिल्लत से वो 2-4 हुए थे। इसके सामने वो खद्दरा था जो आज की खसूसी डाक से वसूल हुआ था, जिस पर लिखा था, ब्रिगेडियर शमीर तक हमारा ये पैगाम पहुंचा देना कि अभी हमाद और डेबी की मौत का इंतकाम अधूरा है। हम बदला लेने के लिए मैदान का इंतखाब भी खुद ही करते हैं। जल्दी ही ब्रिगेडियर शमीर को ऐसी मजीद खुशखबरियाँ भी सुनाई जाएंगी। ब्लैक सितंबर। इस खत से पहले किसी ने कौंसल खाने में फ़ोन करके मोसाद के 4 दरिंदों की मौत की खबर दी थी और दरख्वास्त की थी कि इनकी लाशें सड़ने से पहले उठा ली जाएं। बेबसी और गुस्से से इसराइली कौंसलेट सिवाय होंठ काटने के और कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसने फ़ौरन ही यह खत एक मशीन के जरिए तलबैब में इस पैगाम समेत पहुंचा दिया था जो इसे टेलीफोन पर मौसूल हुआ था। बरतानवी पुलिस ने एक ही दिन में 5 लाशें दरियाफ्त की थी। 5 लाशों की इतला इन्हें टेलीफोन पर मिली थी, जिसका मतलब यही था कि इन तमाम कत्ल की वारदातों का आपस में गहरा ताल्लुक है। लेकिन क्या ताल्लुक है, इस सवाल का जवाब उन्हें तलाश करना था। 5 लाशों का पोस्टमार्टम करवाया गया। इराकी लड़की की लाश इराकी सफारत खाने को, डेविड और हारिस की लाशें इसराइली सफारत खाने को और दोनों मकामी यहूदियों की लाशें इनके वरसा के हवाले कर दी गईं। फिलवक़्त इसके सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। सिर्फ इराकी लड़की की मौत को खुदकुशी का केस करार दिया गया था, क्योंकि मरने से पहले इसने जो ख़त अपने वालिदैन के नाम लिखा था वो इसके सिराने मौजूद था और ख़त और जहर की शीशी पर इसके उंगलियों के निशानात मौजूद थे। दोनों बदमाशों की मौत अलबत्ता मुश्तबह थी। बज़ाहिर तो ये खुदकुशी का केस दिखाई देता था, लेकिन बरतानवी पुलिस के होनहार अफसरान ने जल्द ही ये सुराग लगा लिया था कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि इन्हें शराब पीने पर मजबूर किया गया था। बरतानवी हुकूमत के लिए ये मामूली केस नहीं था। इसराइली हुकूमत ने ज़बरदस्त एहतजाज किया था और इल्ज़ाम लगाया था कि हुकूमत इसराइली शहरियों की मुनासिब हिफाजत का बंदोबस्त भी नहीं कर सकती। उन्होंने अपने दोनों शहरियों की मौत की जिम्मेदार फ़लस्तीनी तंजीमें आज़ादी पर आयद करते हुए मगरिबी प्रेस में यह शोशा भी बड़ी होशियारी से छोड़ दिया था कि कातलों को इराकी सफारत खाने की पुष्टपनाही हासिल है। एक मखसूस अखबार ने इस सिलसिले में एक अजीबोगरीब कहानी घड़ ली थी और इस हादसे में इराकी सफारतकार फैसल को, जिसने हाल ही में चार्ज संभाला था, मुलव्वस कर दिया था।
बरतानवी कवानीन के मुताबिक बरतानवी पुलिस चूंकि अखबार से इसके ज़राए के मुतल्लिक दरियाफ्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मजबूर थी। अलबत्ता इराकी हुकूमत ने इस अखबार पर इराकी सफारत खाने पर झूठ इल्ज़ामात लगाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए 50 लाख पाउंड हर्जाने का नोटिस जारी कर दिया था। बरतानवी इंटेलिजेंस को मोसाद की तरफ से बाकायदा इतला मिल चुकी थी कि इराकी सफारतकार यहाँ से ज़रूरी सामान स्मगल करके इराक पहुँचाने के मिशन पर ही लंदन आया है। इस ज़मन में मुमकिना कागजात और शवाहद CIA और MI5 दोनों को पहुँचा दिए गए थे। CIA का दबाव बरतानवी इंटेलिजेंस पर बढ़ रहा था कि वो इस मामले को यहीं रोक ले। बरतानवी इंटेलिजेंस साए की तरह फैसल के पीछे लग गई थी और डमरा में इसकी अबू अहमद से मुलाकात के बाद से तो ये लोग ज़्यादा होशियार हो गए थे। इनकी बदकिस्मती थी कि अबू अहमद इनकी गिरफ्त से निकल गया था। शायद इसे अपने ताकुब का इल्म हो गया था क्योंकि इसने ताकुब में आने वालों को डॉज दे दिया था। इसके पास सिवाय इसके और कोई इतला नहीं थी कि फैसल ने डबरा में किसी अरबी नकूश रखने वाले नौजवान से मुलाकात की है। ये नौजवान कौन है इसका इल्म इन्हें नहीं हो सका था। बरतानवी हुकूमत पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा था। बिलाखिर इन्हें फैसल को नॉन ग्रेट पर्सन यानी नापसंदीदा शख्सियत करार देकर लंदन से निकालने पर मजबूर होना पड़ा। इसके जवाब में इराक ने 3 बरतानवी सफारतकारों को बगदाद से नापसंदीदा शख्सियत करार देकर निकाल दिया था। ब्रिगेडियर शमीर के लिए मोसाद के कैटसा की मौत नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था। इसने अपने साथियों की मौजूदगी में इस बेहिमाना कार्रवाई की तफसीलात बयान करने के बदले में कसम खाई थी, ख्वाह इसकी कोई भी कीमत इसराइल को अदा करनी पड़े, अबू अहमद को तलाश करो। इसने मोसाद को हुक्म जारी किया था वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, पाताल से आसमान की बुलंदियों तक इसे छान मारो। किसी भी नाम के साथ वो यूरोप में सरगर्मी अमल है। ये शख्स अबू मुजाल का दायां हाथ है और हमें इस हाथ को तोड़ना है। मेरा दिल कहता है कि लंदन में सारा ऑपरेशन इसकी निगरानी में इराकी सफारत खाने की मुआवनत से तय पाया है। मोसाद के किसी भी कैटसा का कत्ल काबिल बर्दाश्त नुकसान नहीं। जाओ और दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन पर लानत भेज दो। मेरा हुक्म है कि किसी के हुक्म की परवाह न करो और अबू अहमद को ढूंढ कर मार डालो। मुझे बारसूरत इसकी मौत की खबर जल्द अज जल्द मिलनी चाहिए। और हाँ, यही है कि ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मोसाद के सरबराह इसराइली वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है, जिसे पूरा करना हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। मोसाद के हेडक्वार्टर में वो इस वक्त फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए सरगर्म मुजाहिदीन से निमटने वाले PLO के माहिरीन मोसाद के खसूसी विंग गोल्ड फिश से मुखातिब था। बैरूत में बरसरे पेकार मुख्तलिफ ग्रुपों में से ईसाइयों के मजबूत ग्रुप के सरबराह बशीर जमाइल ने 1978 में मोसाद के साथ खुफिया मुआहदे के तहत इसे अपने ज़ेरे तसल्लुत इलाके नॉर्थ बैरूत में समंदर के किनारे जोनिया के इलाके में एक खुफिया अड्डा कायम करने की इजाज़त दी थी। इसी अड्डे में मोसाद ने एक खुफिया नेवल रेडार स्टेशन कायम कर रखा था। इसकी हिफाजत के लिए जमाइल की फौज फ्लांकसट के बहरूप में यहाँ मौजूद रहते थे। मोसाद को अपने इस खुफिया मिशन के क़याम के लिए अपनी तमाम तरजीहात को एक तरफ रखकर जमाइल की हर बात माननी पड़ी थी। नॉर्थ बैरूत के इस खुफिया मकाम पर जो बशीर जमाइल का हेडक्वार्टर था, मोसाद और फ्लांकसट ईसाइयों के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था कि ना सिर्फ इसराइल फ्लांकसटों को स्टेशन के क़याम के लिए 20 से 30 हज़ार अमेरिका डॉलर माहाना अदा करेगा, बल्कि इसराइल ने हिफा के फौजी बेस पर जमाइल के फौजियों को इसराइल में तैयार करदा डॉबर भी कीमतन दी थी, जिसके हसूल के बाद ईसाई फौज की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया था। बैरूत में मोसाद का खुफिया अड्डा ईसाइयों के ज़ेरे कब्ज़ा मशरिक़ी बैरूत और मुसलमानों के ज़ेरे कब्ज़ा मगरबी बैरूत के दरमियान में एक सरकारी इमारत के तहखाने में कायम किया गया था, जिसे मोसाद की खुफिया ज़ुबान में आबदोस कहा गया था। इस अड्डे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हमा वक्त मोसाद के 10 बेहतरीन दमाग, जिनमें कम अज़ कम 7 या 8 कैटसा शामिल थे, सरगर्मी अमल रहते थे, जिनमें से कम अज़ कम 2 का ताल्लुक इसराइली फ़ौज के बेहतरीन और तबाहकुन यूनिट 4-5 से होता था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।